गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आरके ट्यूटोरियल्स। और मैं हूं आपके साथ ऋचा त्रिपाठी। गाइस, जैसा कि हमने आपसे अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड चैप्टर के अगले सारे पार्ट्स हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो ये रहा हमारा पार्ट 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में एंड कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जल्दी से ज्वाइन कर लें और अपने फ्रेंड्स में या साइंस स्टूडेंट्स को भी जल्दी से शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे इस वीडियो को ज्वाइन कर सकें और इस वीडियो में पढ़ाई जाने वाली सारी जानकारी को सीख सकें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं हम लोग कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी के बारे में, विच इज कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई कंपाउंड अदर कंपाउंड से सेल्फ लिंक होने लगता है, मीन्स जैसे कार्बन कार्बन का एक एटम अलग अलग कार्बन एटम से लिंक होने लगता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। ठीक है, तो द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट शेप्स इज कॉल्ड कैटेनेशन। तो गाइस, कार्बन की ये यूनिक प्रॉपर्टी है कि कार्बन जो है वो अदर कार्बन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करते हुए या तो स्ट्रेट चेन बनाता है या फिर ब्रांच चेन बनाता है या फिर रिंग्स फॉर्म करता है 6 कार्बन की। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। ठीक, ओके। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज यूजफुल टू अस because it gives large number of carbon compounds. Guys, आप सोच रहे होंगे कि कार्बन, सबसे पहली बात तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में ये कहा था कि अगर आपको वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछें, लेकिन कमेंट सेक्शन में हमें एक भी कमेंट ऐसा नहीं मिला है कि किसी ने हमसे ये तक पूछा हो कि सिर्फ कार्बन ही ऐसा एटम, कार्बन ही क्यों ऐसा करता है, मीन्स कार्बन ही इतने सारे कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है कि कार्बन से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन गई, और कोई कंपाउंड और कोई एलिमेंट ऐसा यूनिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करता है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, कार्बन सेल्फ लिंकिंग कैटेनेशन प्रॉपर्टी इसलिए शो करता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत यूनिक है। इन द सेंस, कार्बन स्मॉल साइज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता, गेन कर नहीं सकता, क्योंकि गेन करेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। इस वजह से ये शेयरिंग करता है, और शेयरिंग इज द मेन रीजन जिसकी वजह से ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, और कोई एलिमेंट शेयरिंग नहीं करता है, इस वजह से वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक है, ओके। तो इसी वजह से जो कार्बन की ये सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी है, इससे बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, सिल्क और बहुत सारे कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब एक और बात, कार्बन जैसी कैटेनेशन प्रॉपर्टी कुछ हद तक, मीन्स जितना कार्बन शो करता है उतना नहीं, कुछ हद तक सिलिकॉन भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये 7 से 8 सिलिकॉन एटम से जुड़कर या फिर हाइड्रोजन एटम से जुड़कर कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। जबकि कार्बन, अकॉर्डिंग टू मी, कार्बन आई थिंक 10 या 12 तो आराम से एक बार में कंबाइन कर सकता है एटम्स अपने साथ। ठीक है, लेकिन सिलिकॉन 7 से 8 ही एटम्स को अपने साथ या हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, लेकिन वो कंपाउंड्स भी वीक फोर्स होने की वजह से बहुत अनस्टेबल होते हैं, मीन्स कोई यूजफुल कंपाउंड्स नहीं होते हैं। तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी की रेजिड्यू हमें सिलिकॉन से मिल सकती है, बट कैटेनेशन प्रॉपर्टी या फिर एज इट इज प्रॉपर्टी और कोई एलिमेंट शो नहीं करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली कैटेनेशन प्रॉपर्टी है क्या। अब रीजन कि कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। उसका स्मॉल साइज है, इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो टाइटली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ होल्ड कर लेता है। ठीक है,
यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि इसकी यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ये कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। एंड ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड्स। अब ये कार्बन बॉन्ड्स किस टाइप के होते हैं? ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब जो बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्म होते हैं। ये आपने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो जो बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्म होते हैं उन्हें हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और कार्बन इस टाइप से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तक फॉर्म करता है, ठीक है। तो गाइस कार्बन यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कैटेनेशन क्यों शो करता है? एक तो इसके ये रीजन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है कि वाई ओनली कार्बन शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो कार्बन शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज and because of its unique electronic configuration and great strength of carbon bonds। मीन्स जो कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन फॉर्म करता है उनकी इतनी हाई स्ट्रेंथ होती है आपस में होल्ड रहने की कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्री होना या फिर इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होना इम्पॉसिबल हो जाता है बॉन्ड के फॉर्म होने के बाद, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑकरेंस ऑफ कार्बन के बारे में। मीन्स कार्बन फ्री स्टेट के साथ साथ कंबाइंड स्टेट में हमें किस फॉर्म में अवेलेबल है? तो कार्बन नेचर में फ्री स्टेट के साथ साथ कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट है, ये तो आपको मालूम ही होगा और लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया भी था। तो कंबाइंड स्टेट में हम लोग इसकी 3 मेन फॉर्म्स पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन वेरियस हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मेन 3 हैं जिसको हम लोग अपने इस वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स विच इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। तो आपने डायमंड और ग्रेफाइट तो सुना ही होगा अपनी डेली लाइफ में। डायमंड किसने नहीं सुना होगा? ग्रेफाइट अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि जो पेंसिल के अंदर आप जिससे लिखते हैं या फिर जो एलिमेंट पेंसिल के अंदर फिल होता है या जो सब्सटेंस पेंसिल के अंदर फिल होता है दैट इज ग्रेफाइट, ठीक है। एंड बकमिंस्टर फुलरीन ये भी एक एलोट्रॉप है कार्बन का, इसका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा तब मैं आपको इसको डीपली समझा दूंगी। वैसे इसमें से पूछा नहीं जाता है कुछ भी। ओके, डायमंड से पूछा जा सकता है 1-2 नंबर के क्वेश्चंस, जैसे कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता है, डायमंड हार्ड एंड रिजिड क्यों होता है, हम लोग आर्टिफिशियल डायमंड किस तरह से रेडी कर सकते हैं। ये 3 टाइप क्वेश्चंस आपके डायमंड सेक्शन से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लोग डायमंड की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि डायमंड की प्रॉपर्टीज क्या है। तो डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। ये तो आपको मालूम ही होगा कि डायमंड जो है वो ट्रांसपेरेंट कलरलेस सब्सटेंस होता है, ठीक है। डायमंड ट्रांसपेरेंट कलरलेस सब्सटेंस होता है जिसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती है, मीन्स बहुत हाई चमक होती है। ओके ओके, नेक्स्ट इज इट इज क्वाइट हैवी एंड एक्सट्रीमली हार्ड। गाइज, एक्सट्रीमली हार्ड वाली बात तो आपको पता ही होगी कि हम लोग डायमंड को किस तरह से शेप देते हैं, कितनी मेहनत लगती है। मतलब हम लोग ऐसा सुनते भी हैं डेली लाइफ में कि डायमंड को शेप करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। डायमंड इतना हार्ड एंड इतना रिजिड होता है। अब जो चीज़ हार्ड और रिजिड होगी, जिसके मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होंगे, वो ऑब्वियस सी बात है कि हैवी तो होना पॉसिबल ही है, ठीक है। और गाइस ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात कि इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। अभी तक हम लोगों को जितने हार्ड सब्सटेंस मालूम है उसमें से ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। मीन्स इससे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस अभी तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये आ गया क्वेश्चन। अभी आपके दिमाग में आना चाहिए कि वाई इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी मैं आपको एक सिंपल सी लाइन बता देती हूँ, उसके बाद आगे मैं आपको डीपली बता दूंगी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है। गाइज, आपको ये तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो हो सकती है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे डायमंड में अवेलेबल नहीं होते हैं। डायमंड में हमारा जो कार्बन है उसकी चारों साइड्स अगले कार्बन एटम से अच्छी तरह से लिंक्ड होती हैं और क्लोजली पैक्ड होती हैं। कुछ भी फ्री एटम प्रेजेंट नहीं होता है। फ्री एटम मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं होता है, इसी वजह से डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। ओके, अब एक बात मैं बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि कार्बन की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए हम लोग अगर कार्बन को इन प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न करते हैं और उसकी जो स्मोक होता है उसको अगर लाइम वाटर से पास करते हैं तो अगर वो मिल्की हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि हमारे गिवन सब्सटेंस में कार्बन प्रेजेंट है। बट एक और चीज़ जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा गिवन सब्सटेंस है ये प्योरली कार्बन कंपाउंड है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग डायमंड की बात करते हैं, तो डायमंड को अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड सम क्वांटिटी ऑफ वाटर, मीन्स ट्रेसेस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है वाटर इन द सेंस आप सोच रहे होंगे कितना ज़्यादा पानी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि अगर हम लोग किसी कार्बन या प्योरली कार्बन से बने हुए कंपाउंड को बर्न करते हैं तो हमें सिर्फ पीछे कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड वाटर मिलता है, ठीक है। ओके, तो दिस शोज दैट डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। तो इससे हमें ये पता चल गया कि डायमंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बनता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अभी देखिए, मैंने अभी आपसे एक लाइन बोली थी कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसका जो ईच इलेक्ट्रॉन है वो क्लोजली लिंक्ड होता है अगले सारे कार्बन एटम से, ठीक है। मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये एक कार्बन एटम जिसकी वैलेंसी 4 है वो अपनी चारों वैलेंसीज को अगले कार्बन एटम के साथ कंबाइन कर लेता है, ठीक है। मतलब फ्री नहीं रहती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके। अब आप ये इसमें देख सकते हैं गाइज, इसको और इसको या फिर जो भी आपको फ्री दिख रही है उनको छोड़ दीजिए, वरना आप ये सोचेंगे ये तो फ्री है, इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए। ये फ्री इन द सेंस अगर इसमें भी कंबाइंड होते हैं, ये हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना छोटा सा स्ट्रक्चर लिया है, अदरवाइज ये भी 4 एटम से ही लिंक्ड हो, सॉरी कार्बन के 4 एटम से ही लिंक्ड होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसमें ये वाला कार्बन एटम देखिए ये लिंक्ड है, 1 2, ये इधर ये 3 और इसका ये 4। ऐसे ही कोई भी कार्बन एटम ले लीजिए, वो 4 अगले अपनी जो वैलेंसी है वो अगले 4 उससे लिंक्ड होगी, ठीक है। 1 2 3 4 सारे ही लिंक्ड है ऑलमोस्ट। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड आपको समझ में आ गया। डायमंड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, एक तो वो बहुत बिग मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इसमें ईच कार्बन एटम इन डायमंड क्रिस्टल इज लिंक्ड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स। ये मैंने आपको बता भी दिया और समझा भी दिया किस तरह से ये कार्बन एटम जो है वो अदर 4 एटम से लिंक्ड होता है। और ये लिंकेज किस फॉर्म में बनाते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड अभी मैंने आपको बताया, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्म होता है उसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पे तो नॉर्मल सी बात है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको तो ऐसे ही जरूरत पड़ी अगले 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, अपना भी ऑक्टेट कंप्लीट करता है और अपने साथ साथ जिसके साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। द डायमंड क्रिस्टल इज देयरफॉर मेड अप ऑफ कार्बन एटम विच आर पावरफुली बाउंडेड टू वन अनदर बाय नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ड्यू टू दिस डायमंड स्ट्रक्चर, डायमंड इज वेरी रिजिड, ठीक है। अब ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कि डायमंड रिजिड क्यों होता है, मीन्स डायमंड क्यों हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है और कोई सब्सटेंस ऐसा क्यों नहीं है। तो इसी वजह से, क्योंकि डायमंड का कोई भी एटम फ्री नहीं होता है, वो अगले सारे एटम्स के साथ अपना कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके उसको भी अपने साथ लिंक में ले लेता है, ठीक है। अगर फ्री होगा तो इधर उधर जाएगा, मतलब स्पेस बीच में फॉर्म करेगा और अगले स्पेस फॉर्म, मतलब स्पेस रहेगी, या अगर फ्री रहेगा उसका कोई भी एटम तो वो अगला कंपाउंड फॉर्म करने के लिए भी रेडी रहेगा। अब जब फ्री नहीं रहेगा तो कैसे अगला कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत डेंस होता है और बहुत रिजिड होता है और बहुत हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फ्री एटम या कोई कार्बन का फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड क्या क्या है मेनली, ये सारी मैंने आपको भी लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर ली है। हार्डनेस, नॉर्मल सी बात है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है तो हार्डनेस होगी। हाई डेंसिटी, जब कुछ इतना डेंसली ये अपने कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है, कोई भी एटम को फ्री नहीं रहने देता है, तो डेंसिटी हाई होगी।
ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये बात डिस्कस करने वाली है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो आप जनरल सी चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जो चीज़ हार्ड है और इतनी हार्ड कि उसको हम लोग ब्रेक करने के लिए या फिर उसको शेप देने के लिए पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं, तो ऐसी चीज़ को मेल्ट करने के लिए कितने हाई टेम्परेचर की हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मल सी बात है, जब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है तो इट इज़ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। या और वो बेड कंडक्टर क्यों होता है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। गाइज, इन सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के रीजन अगर एक लाइन में मैं आपको दूं तो हार्डनेस क्यों, डायमंड हार्ड क्यों होता है? क्योंकि डायमंड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई भी एटम फ्री नहीं होता है, वो सारे एटम्स अगले कार्बन एटम से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। डेंसिटी किस लिए हाई होती है? डेंसिटी भी इसीलिए हाई होती है क्योंकि कोई भी फ्री एटम प्रेजेंट नहीं होता है, सारे एटम कार्बन के कोवैलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं और बहुत छोटे से साइज, मतलब जितना हार्ड बॉन्ड्स को फॉर्म करते करते खुद को जितना स्मॉल साइज में लाकर स्टेबल कर सकते हैं उतना स्मॉल साइज कर लेते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ट्रांसपेरेंसी, ये तो आपको पता ही होगा कि डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूजेस ऑफ डायमंड, मतलब डायमंड के क्या क्या यूजेस हैं। तो बिकॉज ऑफ हार्डनेस डायमंड, हार्डनेस ऑफ डायमंड, दे आर यूज फॉर कटिंग ग्लास। डायमंड की हार्डनेस होने की वजह से इसको एज अ टूल, हम लोग ग्लास जो होते हैं, शीशे वगैरह, इनको कट करने के लिए एज अ टूल यूज करते हैं डायमंड को, ठीक है। नेक्स्ट यूज उसका होता है कि शार्प एज डायमंड आर यूज एज अ टूल बाय आई सर्जन। नेक्स्ट, इसका डायमंड को हम लोग आई सर्जन यूज करते हैं। शार्प एज जो डायमंड होता है, तो हम लोगों की जब आई सर्जरी होती है तब आई सर्जन जो होते हैं वो डायमंड को यूज करते हैं, ठीक है। और अगली चीज, डायमंड को हम लोग ज्वेलरी के लिए तो यूज करते हैं, और ज्वेलरी के लिए क्यों यूज करते हैं? एक तो इसकी इतनी हाई ब्रिलियंस होती है उसकी वजह से भी, और डायमंड का स्ट्रक्चर जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत अच्छी ज्वेलरी, इन द सेंस कि लास्ट जो फिनिश होता है तो ज्वेलरी काफ़ी अच्छी रेडी होती है, ठीक है। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि हम लोग डायमंड को आर्टिफिशियली कैसे बनाते हैं। अभी तक तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि डायमंड नेचुरल हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, हमें मिल गया तो हम लोगों ने उसको यूज़ करके उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब पढ़ ली। बट अगर हम लोगों को डायमंड आर्टिफिशियली रेडी करना हो तो कैसे कर सकते हैं? गाइज, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कैसे रेडी कर सकते हैं कि जब हम लोग अपने प्योर कार्बन को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं तो हमारा आर्टिफिशियल डायमंड रेडी हो जाता है। इस प्रोसेस में हमारा डायमंड उतना हार्ड नहीं होता है, बट स्टिल हमें आर्टिफिशियल डायमंड अपना मिल जाता है, ठीक है। ओके गाइज, तो ये थी हमारा ये था हमारा लास्ट पॉइंट आज की वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।